लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक में आज हमारे साथ हैं विक्रम बरदाला। विक्रम जी शिक्षा से आईआईटीएन हैं, पेशे से नौकरशाह रहे हैं, शौक है प्रगतिशील किसानी का और जिम्मेदारियों ने बना दिया इन्हें समाज सेवक। बहुत सारे पहलू हैं इनकी ज़िंदगी के। आज इनसे बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। और सबसे पहले विक्रम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस इलाके से आप आते हैं, गंगापुर सिटी अपने पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ से आईआईटीएन आप कैसे बने? शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, बताइए। नमस्कार जी सर, मैं बता दूं कि गंगापुर सिटी से करीब 25 किलोमीटर नादोदी तहसील में मेरा गांव है बरदाला। और उस समय बरदाला जो गांव था उसमें हमारा 8वीं तक की स्कूल थी, हिंदी माध्यम की स्कूल थी। और उस समय एक क्रेज़ था कि जो बच्चा होशियार है पढ़ने लिखने में उसको आर्ट्स मत दिलाओ, उसको साइंस दिलाना, साइंस मैथ या साइंस बायोलॉजी। तो हम भी ठीक ठाक थे पढ़ाई में गांव में। फिर जो है 8वीं पास करी हमने और फिर पिताजी ने कहा भाई साइंस मैथ लेनी है तो बताओ गंगापुर में मिलेगी, जो नादौती में आर्ट्स हुआ करती थी नादौती तहसील में। तो फिर हमने और या फिर हिंडौन सिटी जो हमसे दूर पड़ता था, तो गंगापुर सिटी में हमने साइंस मैथ्स लिया 9th क्लास में। और 3 साल वहाँ पढ़ाई करके सब टीडीसी कोर्स होता था, मतलब 11th होती थी, 10+2 नहीं होता था तब जी। 11वीं तक वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद में फिर वहाँ से हम जयपुर में हमारा 12वीं करने जयपुर में आ गए थे। वहाँ आके पता चला कि दो इंजीनियरिंग की दो सबसे बढ़िया एग्ज़ाम होती है, एक तो पीईटी और एक आईआईटी। तो हम जो है उस समय जयपुर में आके रहने लगे। रहने के बाद में चौड़ा रास्ता में एक कोचिंग हुआ करती थी, शर्मा कोचिंग क्लासेस। बिल्कुल। बुजुर्ग आदमी थे बेचारे उस पीरियड में, वो ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, थोड़े से बच्चे थे उनके पास में। आप ताजुब करोगे, टॉप फाटक से मैं और चौड़ा रास्ता तक साइकिल से आता था। अभी तो शायद बच्चे इतनी दूर साइकिल से कहाँ जा पाएंगे, या टेम्पो में आते थे हम लोग जी। फिर ये मेरी किस्मत समझिए कि मेरा पीईटी में तो हुआ नहीं, लेकिन आईआईटी में हो गया सिलेक्शन। ऐसे करके मैं आईआईटी में दिल्ली में मेरे को एडमिशन मिला। बहुत खूब जी। और फिर जो है मैं 94 में वहीं से आईआईटी से पढ़ाई करके, और मेरा वहीं से जो है भारत सरकार की एक कंपनी एमएमटीसी, उसमें मेरा चयन हो गया था। तो मैं इंदौर में जाके मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। उससे लेके और अब तक मैं डिप्टी मैनेजर ज्वाइन किया था, महाप्रबंधक तक मैं एमएमटीसी में रहा हूँ। इस दरमियान आप कहाँ पोस्टेड रहे? शुरुआत आपकी इंदौर से हुई, उसके बाद और कहाँ रहे जॉब? शुरुआत में मैं इंदौर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, 1.5 साल वहाँ रहा था। उसके बाद में मेरे को रतलाम में मेरी पोस्टिंग रही। रतलाम के बाद में मेरा फिर ट्रांसफ़र जयपुर हो गया था 1999 में जी। फिर मैं जयपुर रहा करीब 10 साल। फिर प्रमोशन पर फिर मैं वापस दिल्ली चला गया था। फिर 2010 से और 2017 तक मैं दिल्ली रहा। दिल्ली से फिर मैं तब तक मैं जीएम बन गया था, मतलब बीच में काफ़ी सारे प्रमोशन हो गए थे। तो मैं 17 में जयपुर आके मैं जीएम बन गया था जी। 17 से 20 तक मैंने यहाँ पर जयपुर में गौरव टावर में ऑफिस था हमारा, और सीतापुरा में 2 ऑफिस खुलवाए थे हमने यहाँ पर सोना चांदी की सप्लाई के लिए, ज्वेलर्स के लिए। मेरे टाइम में हुआ था वो। फिर कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद में अगस्त 2020 में मैं फिर दिल्ली रीजनल ऑफिस में जीएम के रूप में मेरे को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर मैं 1.5 साल वहाँ रहा। फिर 22 में मैं प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान सरकार में गहलोत साहब के यहाँ जो एक सेल था, मतलब सीएम सर्विस डिलीवरी वॉर रूम के नाम से, उसमें मैं डायरेक्टर के रूप में यहाँ 2022 में यहाँ आ गया था। फिर उसके बाद 23 में इलेक्शन हुए। 24 में मैं वापस बीच में ही अपना प्रोफेशन छोड़ के मैं वापस दिल्ली चला गया। तब से दिल्ली कंटिन्यू है।
तो आपका अनुभव केंद्र के साथ भी काम करने का है और राजस्थान सरकार के साथ भी काम किया आपने, कुछ अंतर महसूस हुआ या दोनों की कार्यशैली में कोई फ़र्क है या कोई कोई ख़ास अंतर आप देखते हैं या कोई ख़ास खूबी आप देखते हैं, वो बताइए। देखिए, दिल्ली में जो जिस तरह का हमारे वहाँ ऑफिस हेड ऑफिस रहा है, तो वहाँ ज़्यादा हमारा पब्लिक डीलिंग तो कभी था नहीं। हाँ, राज्य सरकार में मुझे जब डेपुटेशन पे था तो मेरा मेरा मैक्सिमम टाइम जो है पूर्वी राजस्थान का काम मुझे दिया गया था। तो मैं मतलब हर गांव में मैं जाता था, पूर्वी राजस्थान के लोगों से मिलता था। तो यहाँ का एक अलग एक वो था, और ये बेसिकली जो है धरातल पे जिसको कहते हैं ना, जो काम सरकार करती है वो काम वहाँ हुए कि नहीं हुए, उसके बारे में आम जनता का क्या फीडबैक है, वो राज्य सरकार में काम करने से पता चला मुझे। यानी यहाँ लोगों से जुड़ा हुआ आपका बहुत ज़्यादा रहा। जी जी जी, बिल्कुल जी। आपके बारे में एक जानकारी और मिली है कि आप बहुत अच्छे बड़े प्रगतिशील किसान माने जाते हैं। आपने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी किए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, ऐसा था कि मैं 2015 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, और मैं चूँकि परिवार का बड़ा ही बड़ा सदस्य हूँ, और हम 4 भाई हैं। आज 10 साल तक भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा परिवार संयुक्त परिवार ही है, पूरे हम भाई एक जगह रहते हैं जी। और 2015 के पिताजी की डेथ के होने के बाद में मैं फिर मेरा इस खास तौर से मेरा खेती के प्रति ज़्यादा, घर को भी देखना था। तो अचानक मैंने जो है फार्म पॉन्ड्स का बहुत सारा, मेरे खेतों में ज़्यादातर फार्म पॉन्ड्स मैंने खुदवाए, और आज की डेट में लास्ट अभी इस साल भी एक फार्म पॉन्ड खुदवाया है। तो टोटल मेरे पास करीब 15 फार्म पॉन्ड है। फार्म पॉन्ड का मतलब ये है कि वो जो बरसात का पानी है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं जी। और उस पानी से हम जो है न केवल अपनी ट्रेडिशनल खेती है, सरसों चने गेहूं में देते हैं, लेकिन कुछ कुछ नई फसल भी करने की कोशिश करते हैं, प्रयोग करते हैं उसमें, जिससे कि आमदनी ज़्यादा हो। क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो खेती है इसमें कभी कभी मार्केट से मतलब भाव अच्छा नहीं मिल पाता है। तो अभी मैंने रिसेंटली एक नया प्रयोग जो है मैं कर रहा हूँ, वो है इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, और जिसमें पॉली हाउस के नाम से पॉली हाउस लगा रहा हूँ मैं मेरे खेतों में, और 2 पॉली हाउस एक साथ, तो मतलब 3 बीघा में है। तो उसका स्वीकृति मैंने भारत सरकार से, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वहाँ अप्लाई किया था, उसका मिल गया है। अभी चूँकि बरसात हो रही है तो इस वजह से काम रुका पड़ा है। तो मैं उम्मीद है कि अगस्त सितंबर में फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा, तो उसमें कलर कैप्सिकम, शिमला मिर्च और खीरा ये हम करेंगे। क्योंकि आजकल शहरों में ये फास्ट फूड वगैरह में और इसमें ना बहुत सारा शिमला मिर्च वगैरह की ज़रूरत होती है। तो मेरा आइडिया ये है कि मैं ये सब चीज़ करूँगा तो छोटे फार्मर्स भी, जिनकी जितनी सामर्थ्य है, वो भी कोई इस तरह की ट्रेडिशनल खेती के अलावा अपना करेंगे, तो शायद उनका भी आर्थिक रूप से उनको अच्छी मजबूती मिलेगी। तो एक नवाचार के रूप में कर रहा हूँ जी। अगर मैं सफल हुआ तो मैं समझता हूँ कि और लोग भी करेंगे। और मेरा एक उद्देश्य रहता है कि गांव में जो लड़के बेरोजगार हैं बेचारे, जो पढ़ तो लिख लिए लेकिन अब खेती में तो वही ट्रेडिशनल खेती है, अगर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नई नवाचार के साथ करें और खेती से जुड़े हुए लोग हैं तो वो अगर करेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये सोच के मैं ये नए नए प्रयोग करने की कोशिश करता रहता हूँ, और मैं खुद ही उसका पहले स्टडी करता हूँ। साइंटिस्ट लोग हैं जितने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनसे जानकारी लेता हूँ, इधर तो जाना पड़ता है, जाता भी हूँ, पूरा सॉइल टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग सब करा के फिर मैं खुद ही करता हूँ पहले, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। और इसलिए मुझे कोई गुरेज भी नहीं है, मैं गांव में महीने में 3-4 बार गांव चला जाता हूँ, खेतों में रहता हूँ। कारण ये है कि मेरे मन में ये है कि खेती बाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जो उसी खेती बाड़ी से ही जो है ना, जो अन्न पैदा होगा, हम लोगों को पेट भरेगा, और उसमें ही आप नवाचार करिए कुछ इस तरह के, जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और किसानों की आय बढ़े। ये मेरा हमेशा शुरू से ही रहा है। बिल्कुल। और विक्रम, एक चीज़ और भी आपके बारे में मालूम पड़ी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इस खूबसूरत पगड़ी का राज क्या है, और ये भी है कि समाज से जुड़ी हुई गतिविधियों से आप बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में कुछ कहिए। हाँ, इसका ये सब कि देखिए, चूँकि मैं मीणा समाज से आता हूँ, और हमारे समाज में और भी समाजों में पंच पटेल जो होते हैं, हर गांव में पटेल होते हैं, एक सिस्टम होता है, पटेल व्यवस्था होती है। तो वो उसका पर्पज़ ये था कि गांव में अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं या कुछ
कुछ वैवाहिक मामले हो जाते हैं दो जी। परिवारों में, तो कोशिश ये की जाती है कि भाई वहीं पर उनको समझाइश देके और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। और ये एक तरह से पूरा जो है ना एक ट्राइबल जो आदिवासी संस्कृति का एक पार्ट भी रहा है। पहले जो कबीले होते थे उनमें अलग अलग हर कबीले के अपने अपने जो है पंच होते थे, तो वो अपना कोई ऐसा कुछ मामला आता था तो उसको सुलझा लेते थे बैठ के। तो इसी तरह मैं मेरे गांव में, मेरे पिताजी पटेल थे पहले। जी। अच्छा। मेरे गांव में 5 पटेल हैं, तो एक मेरे पिताजी भी थे। तो 2015 में चूँकि मैं घर का मैं पिताजी का बड़ा ही बड़ा लड़का हूँ, तो ये मेरे को पगड़ी उन्होंने बांधी थी ऐसे, तो मैं भी एक तरह से रिकॉग्नाइज पटेल हूँ गांव का। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब भी कभी समाज की, हमारे समाज की जब कोई समाज सुधार से संबंधित कोई महापंचायतें होती हैं जहाँ पर युवाओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या समाज में कोई अगर कुरीति फैल रही है उसको रोकने के लिए कोई महापंचायत होती है, समाज सुधार के नियम बनाए जाते हैं, तो मैं जाता हूँ, शिरकत करता हूँ। तब मैं ये सफ़ेद पाग जो है ना, इसको सफ़ेद इसलिए है कि इस पे कभी कलंक नहीं लगने देना चाहिए। सफ़ेद का एक बहुत महत्व है, इसका भी पगड़ी है, बिल्कुल है। और इसको जो अगर आपने धारण कर लिया तो अंदर से आप कभी भी काले नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसको पहनने का अधिकार नहीं है। ये इसका महत्व मानता हूँ मैं। जी। और समाज की मीटिंगों में जाता हूँ, जो समाज सुधार के नियम अगर समाज बनाता है, समाज की जाजम बोलते हैं हम, जहाँ पर पटेल सारे होते हैं, जी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद 2015 से लेके अब तक जो भी समाज सुधार के नियम बने, मैं सबसे पहले अपने घर में लागू करता हूँ। और मैं लागू इसलिए करता हूँ कि मेरे करने के बाद अगर 10 लोग भी लागू करते हैं तो जो कमज़ोर वर्ग जो कुरीति में फंसता है समाज का, कोई नहीं केवल मीणा समाज, किसी भी समाज में, हर समाज में कुरीतियाँ होती हैं। जी। तो बिल्कुल। अगर वो देख के ये कहे कि नहीं, ये जो है फिजूल खर्ची हो रही है किसी सामाजिक कार्यक्रम में या घरेलू विवाह वगैरह में, या जैसे कुछ लोग नुक्ता कर देते हैं, कुछ लोग क्या कर लेते हैं, तो उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ करो। ये उद्देश्य लेके समाज सुधार के नियम बनाए जाते हैं। तो मैं उनको खुद लागू करता हूँ, हालांकि मुझे उसका विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन मैं मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरी बात को समझते हैं। और मैं हमेशा, अभी तक 10 साल हो गए, मैं पूर्णतः मेरे घर में पालन करता रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो लोग, जिनको ये परवाह है कि भाई हमारे किसी कार्य को, समाज सुधार के नियमों को लागू करने से अगर गरीब की बचत होती है, वो जो फिजूल खर्ची के लिए दबाव उस पर नहीं डले, जी। तो वो एक अच्छी उपलब्धि है। तो ये सोच के मैं इन कार्यक्रमों में लगा रहता। इसके लिए लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है कि समाज के युवाओं को जोड़ा जाए, या खासकर महिलाओं को भी उनको थोड़ा प्रेरित किया जाए, वो आगे आए। इसके लिए कुछ सोचा है आपने, कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, युवाओं के लिए देखिए कि युवाओं को हम, पहली बात तो मैंने बताया कि जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ इनोवेशंस करने की हम सोचते हैं, नवाचार करने की सोचते हैं। साथ में हम जो है उद्यमिता के क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत बार ऐसी कोशिश कर चुके हैं कि कोई भी अगर कोई युवा जो नौकरी नहीं लगा है या नौकरी नहीं करना चाहता है, तो उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा सेमिनार के रूप में वो सब चीज़ें बताते हैं कि भाई उद्यम क्या होता है, किस तरह रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन सी सरकार की स्कीम है जिनमें करना चाहिए, आज की डेट में क्या क्या ग्रोइंग फील्ड है जिसमें आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें हम जानकारी देते हैं। और इसके लिए जो मेरा नेटवर्क है एक लोगों के साथ, जो मेरा एक उससे जानकारी मिलती रहती है और हम उसको शेयर करते हैं युवा को। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने किया भी है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, युवा हैं जो उद्यमिता के क्षेत्र में जा रहे हैं। महिलाएं भी जो है, काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी जो उद्यमी बनना चाहती है, ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी करें। तो वो सब इंटरेक्शन हम करते हैं और मैं इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और एक मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे शहरों में और आसपास जो है ना, जो छोटे शहर हैं वहाँ पर कुछ ऐसी मीटिंग्स करके एक्सपर्ट्स को बुला के और उद्यमिता के क्षेत्र में हम युवाओं के लिए कुछ मतलब कुछ ज्ञान दे दें, जिससे कि वो लोग सिर्फ नौकरी की तलाश ना करें, अपना खुद का भी करें। फिर मैं खुद भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कृषि के क्षेत्र में चूँकि मेरे पास ऑलरेडी कृषि भूमि है तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसे फार्म पॉन्ड का हो गया, प्लस अब पॉली हाउस का हो गया। अब मैं
प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो है मेरे वहीं पर ही जहाँ पॉली हाउस है वहाँ पर कुछ मतलब गाय भैंस का कुछ बड़ा एक डेयरी फार्म बना के, जी। और उसमें से जो गोबर निकलता है उस गोबर का, मैं अभी जॉबनीर भी गया था, मैं ट्रेनिंग लेके आया था मैं वर्मी कंपोस्ट की। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेती में, ये बहुत नुकसान करता है। तो अगर हम धीरे धीरे मतलब ऑर्गेनिक खेती करने लग जाएं तो उसके लिए आपको चाहिए, लेकिन वही खाद चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि मेरा वहाँ करके मैं वो एक वर्मी कंपोस्ट का प्लांट भी डालूं, तो उससे न केवल लोगों को ऑर्गेनिक खाद मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और मेरे देख पर्पज़ ये है कि मेरे को देखने के बाद कुछ और लोग भी करें, डुप्लीकेट करें, वही चीज़ करें जो दूसरे कर सकते हो। जी। काम वो करो जो दूसरा भी कर ले, और लोग सीखें आपसे। लोग सीखें और उसके बाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जी। ये उद्देश्य लेके मैं हमेशा, मेरी ये फितरत रही है। और इतने इन चीज़ों में जो आपके नवाचार हुए या समाज सेवा हुई, इसमें आप जो आप विज्ञान ने आपको, आपकी आईआईटी की शिक्षा ने आपको क्या दिया, क्या महसूस करते हैं? देखिए मैं बड़ाई तो नहीं करूँगा, लेकिन एक जरूर कहूँगा कि आईआईटी में प्रवेश हो जाने के बाद में ये तो मुझे एहसास हुआ कि जब आप उस पीरियड में, जब आपकी उम्र 17-18 साल होती है, जब आप आईआईटी में चले जाते हैं, और वो एक आपका ग्रोइंग माइंड होता है, उस समय सब चीज़ को एक्सेप्ट करता है वो। और उस पीरियड में आईआईटी में सभी राज्यों के लोग, बच्चे आते हैं, वहाँ सारे जीनियस आते हैं। उनसे जब आपका इंटरेक्शन होता है तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट कहिए, आपका बहुत ज़्यादा होता है, मेरा ऐसा मानना है। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको पूरे इंडिया के लोगों से जब इंटरेक्शन होने से, सब तरह के बैकग्राउंड के लोगों से होने से, पढ़ाई करने के बाद में फिर अपना खुद का जो एरिया है, जो जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें वो सब जो आपने वहाँ से जो आपका जो माइंड का जो डेवलपमेंट हुआ था, उसको नवाचार के रूप में आप डालने की कोशिश करते हैं। जी। तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ है। आईआईटी में जाने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे जो रेजिडेंस होती है माइंड में कोई चीज़ को नहीं करने की, वो नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे भले डिफ़िकल्ट काम है, कोई तो तरीका होगा इसको करने का। जी। ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे। अब जैसे पॉली हाउस का केस लें, मेरा क्षेत्र वो माड़ क्षेत्र है। माड़ क्षेत्र मतलब यहाँ बरसात कम होती है, और मेरे यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, उपजाऊ बहुत है, बट वो उसमें जब पानी चला जाता है तो वो इतनी चिकनी है कि वो सॉलिड हो जाती है, और उसके बाद में पानी उसमें से मतलब मॉइस्चर निकलता नहीं है जल्दी से। तो उसकी वजह से गेहूँ, चने, सरसों तो अच्छी होती है, बट दूसरी क्रॉप कहते हैं कि इसमें नहीं हो पाएगी। कारण ये कि इसमें कुछ बीमारी हो जाएंगी। तो मैंने इस चक्कर में इसमें से कुछ साइंटिस्ट को मैंने मेरे यहाँ निवेदन किया, पूसा से आए थे, मैंने इसकी टेस्टिंग भी कराई सॉइल की। फिर मैंने कुछ प्रयोग किए इसमें कि भाई इसके अंदर कुछ और मिक्सिंग करके किया जाए। तो अल्टीमेटली ये मालूम चला कि मैंने 2-3 जगह से, और जगह से, जो जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, बालू मिट्टी बोलते हैं, वो ला के इसमें मिक्सिंग करके एक प्रयोग कर रहा हूँ कि इसमें 70-30%, 70 मेरी मिट्टी, 30% बाहर की, इसको मिला के तो इसका बेड बना के, और फिर उसमें मैं ये शिमला मिर्च और खीरे उगाऊंगा। तो कह तो ये रहे लोग, वो जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको, कि इसका प्रोडक्शन उससे भी बेटर होगा जो ट्रेडिशनल तरीके से जो करते हैं, जी। क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट अब ये जब तक होगा नहीं, जब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये, और मेरा प्रयोग सफल हुआ तो मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे लोग इस काम को करेंगे। मैं कल ही सोशल मीडिया पे लिख रहा था सर कि जब मैं छोटा था बहुत, मतलब इस समय की बात है कि मेरा 68 का बर्थ है, तो मैं 75 के आसपास की बात होगी, 75-80s के बीच में हमारे यहाँ सरसों नहीं होती थी, हमारे अलसी होती थी। अच्छा। अलसी, और अलसी आज की डेट में बहुत महंगी है, हार्ट के लिए कहते हैं बहुत अच्छी है। तो मेरे को ध्यान है, छोटा था तो जो खलिहानों में अलसी इकट्ठे करते थे, और बैलों से जो है ना, अलसी का जो पेड़ है ना, बैलों से उसकी वो खुदाई वो करते थे, बैल घूमते थे उस पर, उसकी खुर जो होते थे बैल के, उससे वो अलसी बाहर निकलती थी, फिर हटा के फिर उसको बरसा के हवा से, और फिर उसको रखते थे, अलसी होती थी। तब किसी ने सरसों वरसों करने की कोशिश करी थी तो मंडी में भाव नहीं मिला। जी। अच्छा। आज समय यह है कि सब हर कोई सरसों कर रहा है, अलसी कोई नहीं करता, जबकि जरूरत अलसी की है, जरूरत है, अच्छी है। मतलब मेरा मतलब है कि एक पीरियड था जब अलसी को ही करते थे, सरसों के नाम से दूर भागते थे, क्योंकि मंडी में भाव ही नहीं मिलता था। जी।
अब लोग सरसों अलसी नहीं करते, सरसों करते हैं। तो एक ट्रांजिशन होता है चीज़ का, अलसी से सरसों पर आए। तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि ये सरसों गेहूँ जो कर रहे हैं ये तो करो, साथ में आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी करो, बिल्कुल। जिससे आपकी इनकम बढ़े। और ये एग्रीकल्चर, चूँकि देश में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं, युवा भी बहुत सारे हैं, अगर इनोवेशंस कुछ करें ऐसे और उनकी इनकम बढ़े, तो मैं समझता हूँ उनका पलायन शहरों की तरफ होना जो हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा। जी। क्योंकि शहरों में कब तक दबाव बनेगा, और फिर अल्टीमेटली जो चीज़ खाने पीने की वो तो गाँव में ही मिलेगी। शहर तो कोई चीज़ प्रोड्यूस ऐसी करता नहीं है ना, गेहूँ चने सरसों तो गाँव से ही होंगे। आज स्थिति है कि अभी मैंने पिछले दिनों बहुत स्टडी किया था, तो बड़ी बड़ी एमएनसीज लैंड परचेज करके लीज पे लेके और एग्रीकल्चर की उगा रही हैं। हाँ। और गांव के लोग एग्रीकल्चर को ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे, बल्कि शहरों में पलायन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा आदमी को तो जब लैंड है, ज़मीन है, तो उस पर जो है आप नवाचार करिए, जी। ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। सरकार भी जो है उसमें ऑर्गेनिक के लिए कुछ स्पेशल, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर पे जो दे रही है सब्सिडी, ऑर्गेनिक पे देना शुरू कर दें। तो ये नवाचार करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और आप जिस इलाके से आते हैं वैसे ही उधर एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कम हैं। नहीं सर, वो मजबूरी है। कारण ये है कि इंडस्ट्री तो है नहीं उधर, और लोगों के पास जितनी लैंड है वो, लेकिन उसमें भी क्या है, वो लोग वही करते हैं बेचारे, सरसों कर दी, चने कर दिए, गेहूँ कर दिए, एक बार डाल दिया, 6 महीने बाद काट लेते हैं उसको। पर जो बीच का पीरियड होता है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है उनका। जी। वो बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ इंडस्ट्रीज वहाँ गवर्नमेंट लगाए। आपको लगता है ऐसा कि इस इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ होना चाहिए, औद्योगिकरण की कोशिशें होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको देखो ये कुछ क्रॉप बहुत अच्छी होती हैं, इनकी प्रोसेसिंग के लिए जो है लोगों को किस तरह से प्रमोट किया जाए कि वो अपना उसमें वैल्यू ऐड करके ही बेचें। अभी तो मंडी में बेचते हैं, मंडी के भाव से पार पड़ती नहीं है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल स्कीम कुछ निकाली जाए ऐसे क्षेत्रों के लिए कि फार्मर्स खुद ही करें जी, और उसमें वैल्यू ऐड करके और फिर उसको मार्केट में भेजा जाए। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें हैं उधर। बिजली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। पानी करीब पानी मतलब ये समझिए कि उतना वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो नहीं लगेगी, लेकिन पानी है एक, जैसे कि वाटर का जो जी रेन वाटर जो है ना इकट्ठा हो जाता है, तो उससे कम पानी वाली जो इंडस्ट्री है जी वो तो लग ही सकती है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है और लगानी भी चाहिए, क्योंकि ये एरिया पूरा ऐसा है पूर्वी राजस्थान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बहुत पिछड़ चुका है। जी। कोई इधर कोई रिको इंडस्ट्री एरिया गंगापुर में है या हिंडौन में है, और कहीं है ही नहीं। और आज होना ये चाहिए कि ये बहुत बड़ा एरिया है इधर का हमारा, जो जिस एरिया की हम बात करते हैं, जहाँ पर क्रॉप भी अच्छी होती है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ क्रॉप यहाँ पर, कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर खोलनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें प्रमोट करना चाहिए। कुछ और हमें बताएंगे अपने शौक के बारे में? मेरे को साहब कोई शौक नहीं है, बस यही है कि मैं लगा लीजिए कि महीने में 3-4 बार गांव चला जाता हूँ। दिल्ली से एक्सप्रेस पे पकड़ता हूँ सीधा गांव। जी। कोशिश ये रहती, चूँ माता जी वहीं रहती है, वो हमारे साथ आती नहीं है, जयपुर में भी नहीं आना पसंद करती, कहती मेरे को यहीं ठीक लगता है। तो उनसे वो है, प्लस जॉइंट फैमिली है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं गाँव जाऊँ, अपना एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ें, सोशल जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए कभी मीटिंग्स होती है, उसमें भी मैं हमेशा जाता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करूँ जी। कुछ मैं लगा ही रहता हूँ, बस यही मेरा वो है। और यही रीज़न है कि मैं अपने आप को हमेशा बिजी महसूस करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। जी। अपने राजस्थान में एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है। कभी एक पार्ट जो अभी सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष में चला जाता है, जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष में आ जाता है। इसका कोई असर आप महसूस करते हैं अपने इलाके पर, अपने इलाके के डेवलपमेंट के ऊपर? देखिए, मैं चूँकि यहाँ रहा हूँ इस सरकार में करीब 2-2.5 साल रहा था मैं, और मेरा पूर्वी राजस्थान का ही मुझे काम दिया गया था। तो मैं बेसिकली यही देखता था कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ासतौर से जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं,
जी। उनकी मैं फीडबैक लिया करता था कि भाई चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, एजुकेशन से हो। तो उस समय ऐसा एक लोगों में एक उत्साह सा नज़र आता था मुझे कि हाँ ये स्कीम है जी, फ़ायदा मिल रहा है हमको, अच्छा है, ये बढ़िया है, ये है वो है। और आज करीब करीब 1.5-2 साल बाद में, 1.5 साल हो गई, कभी अभी भी जाता हूँ गांव, पूछता हूँ तो लोग थोड़े से निरुत्साहित से रहते हैं, मतलब उन चीज़ों को लेके कि नहीं पहले ठीक था, अब थोड़ा सा भय है उनको कि कोई कौन सी स्कीम बंद हो गई है। हालांकि मुझे नहीं पता क्या बंद हुई क्या नहीं हुई, लेकिन जनरली जो लोगों का जो फीडबैक मिलता है जी। तो अब ये क्यों हुआ ये तो मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या सरकार किस तरह से कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन पहले का जो पिछली सरकार का जो है, मेरा अपना फीडबैक, अपना पर्सनल जो फीडबैक था, उस हिसाब से लोगों में बड़ा उत्साह था, लोग खुश भी थे। वो एक अलग चीज़ है कि बाद में चुनावों में हो सकता है कि लोगों का पर्टिकुलरली अपने जो कैंडिडेट हैं, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रति उनका गुस्सा रहा होगा। अदरवाइज सरकार के प्रति मैं समझता हूँ कि मेरा जो फीडबैक था, सरकार के प्रति किसी को कोई नाराज़गी नहीं थी। जी। और कुछ मुद्दे बनाए थे, झूठे सांचे मुद्दे बना देते हैं लोग, पॉलिटिक्स में कुछ भी कर देते हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन ओवरऑल ठीक था पहले, अब थोड़ा सा मुझे डिक्लाइनिंग फेज लग रही है उसमें। जो मेरा पर्सनल लोगों से इंटरेक्शन होता है, जी। तो ख़ास तौर से जो कुछ पॉलिसी जो पहले बड़ी अच्छी जो वो थी, मतलब योजनाएं थी, उनमें शायद कुछ चेंज किया होगा, कुछ रद्दोबदल किया होगा, तो उससे उतना अच्छा फीडबैक नहीं है। अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं आपके इलाके में? अभी भी ये सोचते हैं कि पहले ठीक था। अच्छा। हाँ, और अब अगर इस तरह चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि अभी 3.5 साल बाद क्या सोचेंगे लोग। तो अब ये तो जनता है, इसका जो सोचती है, जो उसको ऐसा लगता है, महसूस होता है, वही सोचेगी वो तो। जी। अब हम तो एक ऑब्जर्वर ही तो हैं। मान लो किसी से बात कर ली, पूछ लिया, तो इवन अभी कुछ दिनों पहले मैं ही जयपुर में ही था, तो मैं गाड़ी की सर्विस कराने गया था, तो वहाँ वैसे ही पूछ लिया मैंने कि 2-3 लोग बैठे थे, तो मैं पहले सरकार में इसमें क्या फ़र्क है। अरे साहब पहले वाली तो अच्छी थी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा था, ये था। एक व्यक्ति जो है मेरे को सुन रहे थे बहुत देर से, तो कहते साहब मैं तो वैसे तो देखो उस दूसरी पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन ये बात तो है कि पहले के सीएम साहब, उनके प्रति उनका हमारा सम्मान है बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें, ये क्या बेसिकली लोगों की भावनाएं जागृत निकल के आती हैं। जी। अब ये कहीं न कहीं से तो है ही है ना कोई चीज़, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये तो बेसिकली जो इम्प्रेशन लोगों के दिमाग में पड़ता है, वो देखने के बाद ही पड़ता है कि क्या चल रहा है, अब पहले क्या था और अभी क्या है। अब वो क्यों हुआ है, इसका मूल्यांकन तो वही कर सकते हैं जो लोग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या बना रहे हैं। जी। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य की योजनाएं मैंने बताया ना सर, जैसे एक तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड में मेरा फिर से फर्दर इनोवेशंस में लगा रहूँगा, ये मेरा एक टारगेट है। और आगे भी कुछ ऐसे, ये मेरा जो, अगर ये पॉली हाउस वाला मेरा सक्सेसफुल होता है ये वेंचर, मैं फर्दर इसको हब बनाना चाहता हूँ। उस एरिया में एक क्लस्टर बन जाए, पूरा हब बन जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे फार्मर्स, अब मैं तो चलो 3 बीघा का लगाया हूँ, छोटे फार्मर आधा बीघा का, 1 बीघा का भी लगा लें। उसका रीज़न ये है कि जब आप प्रोडक्शन बहुत सारा होगा, तो प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है, तो जहाँ पर आपको सेल करना है वो लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो आपका मार्केटिंग का इशू नहीं आता है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा मैं जो है वीट में, गेहूं का जो है ना, गेहूं की जो क्वालिटी वाइज जो अच्छा गेहूं है, उस गेहूं का मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। उसका भी एक सॉर्टिंग ग्रेडिंग का एक प्लांट लगा के, जी। और उसको स्पेशली एक स्पेसिफिक ब्रांड जो बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट है और अच्छी है, जिसको बाद में ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकें, जिसका प्रोडक्शन भी लोग अच्छे लें होता हो, तो वो मैं एक प्रयोग और कर रहा हूँ। तो उसके लिए रिको इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ उसमें हमने एक आइडेंटिफाई किया है, एक जगह ली है, उसमें एक प्लांट लगा रहे हैं, और शुरुआत करेंगे सिर्फ वीट का ग्रेडिंग करने का, और उसको हम ऑन डिमांड जो लोग लेना चाहेंगे, जिनको अच्छी क्वालिटी का गेहूँ चाहिए, बाद में उसको फिर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे पीछे से। स्पेशली जैसे मैं मेरे यहाँ शुरू करूँगा, मेरे यहाँ जैसे 20-30 बीघा में एक बार ऑर्गेनिक करने की कोशिश करूँगा। उसमें जब मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आएगी, तो दूसरे फार्मर्स को भी हम प्रमोट करेंगे, भाई आप भी करिए।
बट इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। जी। ऑर्गेनिक जो कोई करता है ना, तो उसमें जैसे इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स वगैरह में सब्सिडी दे रही है खूब, जो रेट वगैरह में। ऑर्गेनिक करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्योंकि नहीं तो लैंड ख़राब होती जा रही है। अभी मुझे ताज्जुब हुआ कि जब मैं जिसकी सॉइल टेस्टिंग कराने गया मेरे जो पॉली हाउस के लिए, तो मेरा खेत का जो सॉइल है उसकी पीएच मुझे 8.5 8-20 इतना नज़र आई। और जो मैंने कुछ ज़मीन ऐसी थी मेरी जिसको मैंने यूज़ नहीं किया था, कभी यूज़ ही नहीं हुई थी, खेत का डोड़ा होता है ना जो, जी। बहुत बड़ी थी वो, मैंने उसको निकलवा के मैंने पॉली हाउस के लिए डाल दिया। अच्छा। मुझे पता था कि इसमें पीएच बढ़ा हुआ है एग्जिस्टिंग खेत में, उसमें इसमें जो यूज़ ही नहीं हुआ फर्टिलाइज़र, उसका पीएच क्यों बढ़ा था? क्योंकि उसमें हर साल फर्टिलाइज़र यूज़ होता था, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, कुछ हो गया। उसकी जब मैंने टेस्टिंग कराई, आप ताज्जुब करोगे, उसकी पीएच 7.5 7.25 जो परफेक्ट होती है। तो मतलब ये हुआ कि आपने फर्टिलाइजर यूज करके उसकी पीएच खराब कर रहे हो। वाटर की जब मैंने टेस्टिंग कराई, वाटर की पीएच 7.5 आई करीब करीब, लेकिन 7.5 भी नहीं आनी चाहिए, चूंकि अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, वो रेन वाटर है। तो रेन वाटर है। लेकिन जब मैंने पूछा उनसे कि इसमें बड़ा क्यों है ये, कि जो खेत में से जो पानी निकल के आया उसने जो केमिकल था वहाँ उसको वहाँ ले गया, तो उससे पीएच बढ़ गया। 7 अगर पीएच होता तो परफेक्ट होता है, 7.5 भी अच्छा है जी। अब मेरा जो पॉली हाउस का जो पानी आएगा ऊपर से नेट का, वो पॉन्ड में जाएगा, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, डायरेक्ट रेन वाटर स्टोर होगा, उसकी पीएच 7 होगी। तो दोनों दृष्टिकोण से फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ अगर जाएंगे, पूछता हूँ देश में एक हम लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये मेन फोकस होना चाहिए अभी कि ऑर्गेनिक खेती को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, और मैं इस दिशा में मेरा काम करने का मन है और मैं करूँगा, अपने लेवल पे करूँगा, ये उम्मीद करते हुए कि मेरे को देख और लोग भी करें। जी। ये मेरा पैशन समझ लीजिए इसको। दूसरा, सोशल सर्विसेज तो मैं जो भी मेरे से बनता है पहले खुद के घर में करता हूँ सारा, उसको देखा देख कुछ लोग करते हैं तो अच्छा है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं संतुष्ट रहता हूँ कि भाई मैं कोई गलत काम, ऐसा कोई समाज में कोई ऐसा कुछ किसी कुरीति को या किसी चीज़ को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मेरे लिए वो संतुष्टि है। चाहे तो मैं कोई ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली ठीक ठाक है, मैं भी जैसे लोग करते हैं मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे को देख के कहे गया इसने भी ऐसा किया इसलिए हम कर रहे हैं। जी। ये है बात। और दूसरा, रही बात पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, हालांकि देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, लेकिन पॉलिटिक्स में सोचता आना चाहिए, अच्छा लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए। मेरा मानना है कि अच्छे लोग आएंगे ना तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो डेवलपमेंट होगा। जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर हट जाते हैं, वो अवॉइड करते हैं, तो सीधी सी बात है वो लोग आते हैं जो जिनका पर्पस डिफरेंट है, या तो वो लोग आते हैं जो जिनके पास पहले से ही बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, अवैध अवैध जो भी है उसको संरक्षित करने आते हैं, जी। या फिर वो ऐसे हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, चलो इससे आगे पैसे कमा लेंगे, या फिर जो खर्च कर दिया उसको वापस उगा लेंगे। ये जो माइंड सेट है ना, ये मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। तो समाज के लिए कुछ करने वाली भावना शायद कम होती जाए। तो इसमें जो है कुछ लोगों को, आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं कहता हूँ कि कुछ लोग जो दिल से सिंसियरली जो अच्छे अपने आप को अच्छे मानते हैं, खुद का ऑडिट करते हैं, ऑडिट मतलब स्वयं मूल्यांकन करते हैं कि मैं अच्छा हूँ और मैं अगर आगे आऊँ तो मैं अच्छा ही करूँगा, तो ऐसे लोगों को चुप नहीं रहना, आगे आना चाहिए। और समाज को भी, हर समाज को भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि राजनीति में शुचिता आएगी ना जी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे होंगे। फिर ये बात ही नहीं आएगी कि साहब 5 साल वो सरकार आगे, 5 साल वो आगे, कुछ नहीं, सरकार जो भी आएगी लोग अच्छे आने चाहिए जी। और अच्छे लोग आएंगे तो मैं समझता हूँ कि गरीब तबका के जो लोग हैं और जो ऐसे हैं बेचारे जिनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, धंधा भी नहीं मिल रहा है, उनको कुछ तो फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अच्छे लोग आएंगे तो उद्योग धंधे भी खुलवाने की कोशिश करेंगे, एक नया मतलब एक पूरा माइंडसेट चेंज होगा
बिल्कुल नए माइंडसेट के साथ हाँ भावनाएं भी अलग होंगी, भावनाएं अलग। कुछ कर गुजरने की ललक होगी, बिल्कुल तो प्रदेश का विकास होगा। विकास होगा। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। तो विक्रम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सर, करके, थैंक यू वेरी मच। और भविष्य की आपकी जो भी योजनाएं हैं उसके लिए आपको लेट्स माइक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी और मच। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.